हेलो दोस्तों। आज हम लोग बाकी के जो त्रिकोणमिति सेक्शन के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके हल देखेंगे। तो आज हम लोग 37वां क्वेश्चन से देखेंगे। तो देखिए 37वां क्वेश्चन क्या है। 37वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये है √2 + √2 + √2 कॉस 8 ऐसे लिखा है। और इसका हल क्या होगा अगर इसका मान जीरो से थीटा का मान जो है 0 से लेकर π/8 के बीच में हो। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला से बन जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा/2 होता है। ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इधर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों में दो कॉमन है। तो दो को अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 + cos8 थीटा बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × 2 और इसका क्या हो जाएगा cos²8 थीटा/2। 8 थीटा/2 मतलब कि ये हो जाएगा 4 थीटा। ठीक है। तो यहाँ से फिर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा। यहाँ से देखिए 2 डबल हो गया और कॉस स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा और कॉस स्क्वायर से एक कॉस बाहर निकलेगा। तो इस तरह से फिर से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इस इतने के जगह में आ जाएगा ये 2 cos 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है। और इसमें से फिर देखिए फिर इसमें से 2 कॉमन है। ठीक है। इसमें से देखेंगे तो फिर 2 कॉमन है तो सेम वैसी प्रोसेस होगा। चलिए इसको नीचे हल कर देते हैं। देखिए इधर अगर हम लोग इसको हल करें तो ये हमारे पास इस तरह से है √2 + √2 +√2 प्लस कितने बार रूट है देख लेते हैं। हाँ 3 बार है। +2 cos8 थीटा लिखा है। ठीक है। तो अगर हम लोग इतने को हल किए तो अभी मैं कर दिया था 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से क्या बाहर आया था। यहाँ से बाहर आया था 2 cos 4 थीटा बाहर आया था। ठीक है। अब इसमें से देखिए इसमें भी 2 कॉमन है। तो अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 + cos 4 थीटा बचेगा। ठीक है। तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cos² 2 थीटा हो जाएगा। 4 थीटा का आधा क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बाहर निकालें तो फिर से क्या बाहर निकलेगा ये बाहर आ जाएगा 2 प्लस अगर यहाँ से बाहर निकाले तो ये हो जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर से एक cos 2 थीटा। ठीक है। यहाँ से देखिए फिर 2 कॉमन है। तो यहाँ पर सेम बनेगा 1 + cos कितना बनेगा 2 थीटा। अब 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 cos² थीटा। 2 थीटा का आधा हो जाएगा थीटा। अब यहाँ से बाहर देखिए 2 से 2 आ गया और ये cos थीटा बाहर आ गया। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। है ना। तो ये हमारा ऑप्शन जो नंबर है ए ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 क्वेश्चन क्या है। किसी हाथ घड़ी के मिनट और घंटे की त्रिज्याओं के बीच का न्यून कोण होगा जब समय 4 घंटा है और 20 मिनट है। तो 4 घंटा और 20 मिनट है तो उस समय हम लोगों को मिनट और घंटे के बीच का कोण निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। ये होता है 11/2 मिनट -30 × आवर्स। ठीक है ना। 11/2 गुणित मिनट कर सकते हैं -30 गुणित घंटा करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 11/2 और मिनट का मान कितना दिया है 20 मिनट। ठीक है। -30 गुणित घंटा। घंटा कितना है 4 घंटा। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 110 गुणा करेंगे तो और ये इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। हाँ 20 मिनट है ना। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 120। ठीक है। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। अच्छा इसमें सूत्र को मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया है ना। तो -10 आ रहा है। इसमें सूत्र को मैं थोड़ा सा गलत लिखा हूँ। ऐसे होता है 30 × आवर्स -11/2 मिनट होता है जी। इसमें मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ ना प्लस आ जाएगा। तो इसमें हल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 30 गुणित क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 11/2 गुणित 20 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 120 - 110 कुल मिला के 10 आ जाएगा। तो 10 अंश इसका कोण बनेगा। अब देखिए ये जो जितने भी मान है वो रेडियन में दिया है पाई के रूप में दिया है। तो हम लोग इसको पाई के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होगा पाई/180 का गुणा कर दीजिए जी।
ठीक है, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 का गुणा कर दीजिए, ये 0 0 कट गया तो यहाँ पर आ गया पाई बटा 18, तो पाई बटा 18 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन क्या है, यदि कॉस बेस में दिया है, यदि लॉग है जी, यदि लॉग बेस में कॉस एक्स और यहाँ पर टेन एक्स प्लस बेस में साइन एक्स और कॉट एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स का व्यापक हल होगा, तो एक्स का कौन सा व्यापक हल सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को लॉग का कंसेप्ट जानना होगा। तो लॉग का क्या होता है, लॉग जैसे कि हमारे पास बेस ए है और यहाँ पर एक्स ले लें, तो इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये जो x होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। उसी तरह से a का जो मान होता है वो भी ग्रेटर देन क्या होता है, 0, और ग्रेटर देन 0 के साथ साथ एक और क्वालिटी होती है कि इसका मान जो होता है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो क्वालिटी होती है ना। तो कहने का मतलब a पॉजिटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। तो चाहोगे तो इसको अगर अच्छे से जानते हो तो ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है, ऑप्शन से ही आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या क्या चीज दिया है, साइन है, कॉस है, टेन है और कॉट है। ठीक है, तो साइन है, कॉस है, टेन है और कॉट है। तो अगर हम लोग चतुर्थांश की दृष्टि से देखें, ठीक है, चतुर्थांश की दृष्टि से देखें तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, साइन और क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। उसी तरह से थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट होता है। और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक होता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए साइन इसमें पॉजिटिव होता है लेकिन बाकी में नेगेटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है लेकिन इन दोनों में नेगेटिव होता है, कॉस इसमें पॉजिटिव होता है तो इन दोनों में नेगेटिव होता है। कुल मिला के साइन, कॉस और टेन के बारे में बात करें तो इन तीनों में से किसी भी चतुर्थांश में आएगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा, एक का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मान, सबका मान पॉजिटिव कब होगा, साइन का मान, टेन का मान और कॉस का मान, जब वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में कब होता है, तो प्रथम चतुर्थांश के लिए होता है कि आपका हमेशा देखिए एक साइकिल कितना होता है, यहां से यहां तक कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई में अगर प्लस करेंगे, 2 पाई में अगर किसी कोण को प्लस करेंगे तभी जाकर के वो हमारा प्रथम चतुर्थांश में आता है। ठीक है, 2 पाई प्लस करेंगे, है ना, और ये कोण जो है 90 से कम है तो उस कंडीशन में 2 पाई से प्लस करेंगे। तो इसको हम लोग व्यापक में लेंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा करेंगे तभी वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो 2n पाई प्लस अल्फा जो मान होगा वही हमारा सही होगा, बाकी तो सब गलत हो जाएंगे। देखिए इधर 2n पाई माइनस दिया है, माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि वो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश में क्या है, कॉस तो पॉजिटिव होगा लेकिन साइन और टेन नेगेटिव होगा। और देखिए यहां पर देखिए आपका जो प्रश्न है इसमें कॉस है, टेन है, साइन है और कॉट है। अब देखिए यहां पर ये कॉस और साइन बेस है, ठीक है, और ये इसके मुख्य मान है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसका मान भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और कॉस का मान भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही टेन का मान नेगेटिव होना चाहिए। उसी प्रकार से कॉट भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और साइन भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के लॉग सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन टेन तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, है ना। दूसरा अगर देखेंगे तो एन पाई है, एन पाई कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग एन पाई लेंगे तो ये पाई के अंडर में आ जाता है, मतलब ये आपको बताता है दूसरा और तीसरा चतुर्थांश को बताता है, पाई प्लस लेंगे या पाई माइनस ले लेंगे तो। ठीक है, तो इसमें भी देखिए साइन पॉजिटिव होता है तो इसमें टेन नेगेटिव मतलब टेन क्या होता है, द्वितीय में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन टेन कॉट तो नेगेटिव होते हैं ना, कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हमारे ये दोनों भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो शॉर्टकट ऐसे ही पता चल जाएगा, अगर लॉग आपके बारे में पता है, लॉग के बारे में आपको पता है तो। ठीक है, या फिर मैं इसको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। यहां पर क्या दिया है, लॉग, और बेस में क्या है, साइन एक्स, और यहां पर है टेन एक्स प्लस लॉग, बेस में क्या है, कॉस एक्स, और यहां पर है कॉट एक्स, इक्वल टू क्या दिया है, 0। अब इसको मेरे को हल करना है, देखिए इधर है ना, गलत लिखा हूं, यहां पर कॉस है और सेकंड वाला साइन है, यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक किया मैं, है ना, एक मिनट इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं। ये जो है ये हमारा क्या है, कॉस है, और ये जो है ये साइन है। ठीक है,
अब इसको देखिए, बेस को अगर सेम कर देंगे तो मान आ जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा log cos x और यहां पर आ गया tan x, इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस log sin x और यहां पर हो जाएगा cot x। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये -1 है, तो इसको हम लोग चाहेंगे तो इसका पावर लगा सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो ये -1 को हटाएंगे तो इतने का पूरे का क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा। और पावर -1 मतलब कॉट का -1 पावर माने 10x हो जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, लॉग, ये हो गया cos x और ये हो गया tan x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, नहीं माइनस ये तो गायब कर दिए, यहां पर हो गया लॉग, यहां पर हो गया साइन एक्स और इस ये क्या हो गया टेन एक्स। मतलब ये जो अगर माइनस को इसके ऊपर में लगाओगे ना तो ये माइनस घात ऋण एक होगा और कॉट का घात ऋण एक मतलब टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस समान होता है तो तुलना कर सकते हो, तो यहां पर तो बेस अलग अलग है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है लॉग ए बी है, तो उसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे 1 अपान तो लॉग यहां पर बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, बेस को अगर बी को बेस बनाना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, तो यहां पर ऐसे कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा लॉग बेस में 10x आ गया और ये हो जाएगा cos x। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1 अपान होगा ना, ये गलत किया 1 अपान। ठीक है, यहां पर ये गलत किया हूं कि 1 अपान होगा। ठीक है, यहां पर लेंगे तो ये अगर लगाएंगे बेस को यहां पर ला रहे हो ना, मतलब ये जो 10 है उसको बेस पर ला रहे हो तो 1 अपान होगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 अपान लॉग यहाँ पर 10x आ गया बेस में और ये बन गया sin x। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log 10x और sin x इक्वल टू हो जाएगा log 10x और यहां पर हो जाएगा cos x। ठीक है, दोनों तरफ तुलना कर सकते हैं, देखिए दोनों तरफ सेम बेस वाले लॉग है, तो कंपेयर करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा sin x बराबर क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, तो cos x इंटू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा sin x, cos को इधर ले आइए, बाई cos x इक्वल टू 1 हो गया, तो फाइनली आ गया 10x इक्वल टू क्या आया 1 आया। अब देखिए 10x इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे 10x इक्वल टू 1 को, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा होता है, एन पाई प्लस क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को अगर लिखना चाहेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 10 पाई/4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर x का मान क्या आया, इसके हिसाब से एन पाई प्लस क्या आया, पाई/4 आया। ठीक है, लेकिन इतना देख करके उत्तर को टिक मत लगा देना। ठीक है, इतना देख करके आपको टिक नहीं लगाना है। देखिए एन पाई प्लस पाई/4, अगर हम लोग इसमें से देखें एन पाई प्लस पाई/4 जो है, क्या उसमें हर पॉजिटिव होता है, क्योंकि लॉग का नियम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉग में क्या होता है, बेस जो होता है और ये मान जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो साइन कॉस टेन कॉट ये नेगेटिव कभी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम लोग मान रख रख के देखेंगे, यहां पर देखिए एन पाई है, तो अगर मैं एन का मान 1 रख दूं, ठीक है, एन का मान अगर मैं 1 रख दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई/4, और पाई प्लस पाई/4 कौन से चतुर्थांश में आता है, तृतीय में आता है, और तृतीय में क्या होगा, तृतीय में आपका टेन और कॉट तो पॉजिटिव होंगे लेकिन साइन कॉस तो नेगेटिव हो जाएंगे ना, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें 2 ले लेते हैं तो 2 पाई प्लस पाई/4 होगा, तो ये तो हमारा प्रथम चतुर्थांश आ गया, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई/4, ये फिर से आपका घूम करके तृतीय में फिर से आ जाएगा, और तृतीय में फिर से आ जाएगा तो फिर साइन कॉस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, मतलब इसको आप नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब आप किसको ले सकते हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसी को ले सकते हैं, बाकी को नहीं ले सकते, बाकी के लिए वो गलत होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर n पाई नहीं होगा, बल्कि यहां पर हम लेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई क्या होगा, 4 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 2n पाई प्लस पाई बाई क्या होगा, 4 होगा, या तो ऑप्शन से भी देख सकते थे, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणमितीय सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिए ये थोड़ा सा अगर कठिन टाइप का है, अगर जानते हैं तभी बना पाएंगे, इसको एक बार बनाए हैं तो। इसमें दिया है अंतराल 0 से 2 पाई
में समीकरण साइन, यहां पर देखिए ये है भिन्नात्मक फलन। भिन्नात्मक फलन मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बोलते हैं, है ना। इसको क्या के नाम से जानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो ये जो साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इक्वल टू कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बराबर हो, तो उस समय भिन्नात्मक भागों को प्रदर्शित करता हो। तो इसमें ये दिया है, ये अगर भिन्नात्मक भाग को प्रदर्शित करता हो तो हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने हल हो सकते हैं वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अंतराल क्या दिया है, 0 से 2 पाई के बीच में हल निकालना है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट जो है, इसके बारे में मैं पहले ही भी बता चुका हूं, क्योंकि सेक्शन ए में भी एक क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट का आया था, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या होता है, भिन्नात्मक भाग को बोलते हैं। जैसे हमारे पास 1.3 है, तो 1.3 का भिन्नात्मक भाग कौन है, 0.3। ये दशमलव वाला जो पार्ट होता है इसी को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं जी, ठीक है। जैसे मैं लिखूं 2.3 लिखूं, तो 2.3 लिखूं या 2.4 लिख देता हूं, तो इसका भिन्नात्मक भाग कौन है, 0.4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। लेकिन माइनस में अलग होता है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। माइनस अगर मैं 2.4 लिख रहा हूं तो इस कंडीशन में आपका 0.4 आंसर नहीं होता, बल्कि 0.6 जो होता है वो आपका आंसर होता है। मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तब इसका आंसर आता है माइनस में ना। तो ये हो जाएगा 0.6, ऐसे आंसर आता है, ठीक है, माइनस के लिए, ठीक है जी। तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब उसके दशमलव वाले भाग को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे, ठीक है। यहां पर इसको 0 से 2 पाई के बीच में लेना है ना। इसका मान जो है वो 0 से लेकर कितने के बीच में लेना है, 2 पाई, मतलब नेगेटिव तो लेना नहीं है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको पहला भाग ले लूं, 0 से लेकर, अगर x का मान जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, x का मान जो है वो 0 से लेकर किसके बीच में है, 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में कौन वाले संख्या आते हैं, तो इसमें केवल 0 दशमलव वाला ही आएगा, 0.3, 0.35, 0.47, ऐसे ही नंबर आएंगे। तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ही हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में इसका मान ले लेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली x लिख सकते हैं। x जो है वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। जैसे इसका मान, x का मान इतना है, तो यही इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी यही होगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी क्या होगा, वही होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला ले लेते हैं 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में हल करेंगे तो साइन जो होगा ये x के बराबर हो जाएगा, कॉस x के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग हल करें तो कॉस एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर फाइनली ये आ जाएगा 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर निकालेंगे 10 कितने का मान, 1 होता है, तो पाई/4 का मान। तो एक तो हल ये हो गया, ठीक है, ये हल हो गया। उसी प्रकार से सेकंड देख लेते हैं। सेकंड देख लेते हैं, अगर हम लोग इसका मान जो है ठीक है, इसका मान अगर हम लोग ले लेते हैं, एक्स का जो मान है वो ले लेते हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से किसके बीच में ले लेते हैं, 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में कौन वाले आते हैं, 1.3, 1.47, 1.57, ऐसे कुछ कोई भी नंबर 1 पॉइंट ही आएगा। लेकिन तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, ये वाले फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो सबसे आसान तरीका है, ये जो मान आ रहा है इसको 1 में घटा दीजिए, इसको 1 से घटा दीजिए, आपको जो मान आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। जैसे देखिए 0.3, 0.47, है ना, 0.57, यही आपके फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट को x ले लूं, ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट x का मान निकालूं और इसका मान 1 और 2 के बीच में है, तो उस कंडीशन में इसका जो हल होगा वो x-1 होगा, ठीक है। x का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको आप निकालोगे तो कैसे लिख सकते हो, x-1 लिख सकते हो। देख लो, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दिया 1.3 है, तो 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन होगा, 0.3 ना। अब कैसे निकालोगे 0.3, 1 में घटा दीजिए आ जाएगा, ठीक है। 1.47 का कितना होगा, तो 0.47 होगा। तो 0.47 कैसे आएगा, 1 में घटा दो आ जाएगा। मतलब 1 में घटाने पर, x को 1 में घटाने पर वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट को बताता है। तो कहने का मतलब यहां पर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह में x-1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, ये हो जाएगा x-1 इक्वल टू हो जाएगा कॉस x-1 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 10x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब 10 कितने अंश का मान 1 होता है, तो ये हो गया पाई/4,
ठीक है, 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहां पर अगर हल करेंगे तो x का मान क्या आया, π/4 प्लस क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट ले लें, इसी तरह से अगर हम लोग x का मान 2 और 3 के बीच में ले लें, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में अगर लोगे तो ये आ जाएगा 2.4, 2.97, ये सब आएंगे। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आपको 2 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 घटा दीजिए फिर आपको आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस समय क्या हो जाएगा, इस समय इसका मान जो है फ्रैक्शनल पार्ट x के जगह में x-2 लिख सकते हैं। x माइनस क्या लिख सकते हैं, 2। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो शॉर्टकट में कर रहा हूं, x-2 इक्वल टू π/4 होगा। तो कुल मिला के x इक्वल टू हो जाएगा π/4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, π/4 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग मान आएंगे तो क्या क्या होगा, देखिए पहला में क्या आया, π/4 आया, एक हल। दूसरा में क्या आया, π/4 प्लस 1 आया। तीसरे में क्या आया, π/4 प्लस 2 आएगा। फिर π/4 प्लस 3 आएगा। अगला नेक्स्ट ले लीजिए 3 से 4 के बीच में, है ना, 4 से 5 के बीच में ले लीजिए तो π/4 प्लस 4 आ जाएगा, π/4 प्लस 5 आ जाएगा, π/4 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, π/4 प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मान आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कितने हल को लेना है। तो हमारे पास ये जो हल है वो फिक्स है, कहां से कहां के बीच में लेना है, इसका जो मान है x का मान, वो कहां से बीच में लेना है, 0 से 2π के बीच में होना चाहिए। 0 से किसके बीच में होना चाहिए, 2π। तो 0 से 2π मतलब 0 को ले सकते हो, और 2π मतलब 2, और पाई का मान क्या होता है, 3.14। कहने का मतलब 6.28 तक ले सकते हो, 6.28 तक ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से देखें, देखिए 4 प्लस इतना आएगा तो इसको ले सकते हैं, 5 पर 5 प्लस आएगा तो इसको ले सकते हैं। अब 6 प्लस π/4 को ले सकते हैं क्या, नहीं, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, एक हल, दो हल, तीन हल, चार हल, पांच हल, छह हल तो ले सकते हैं। अब देखिए ये 7 प्लस को तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7 प्लस π/4 बोलोगे तो ये 0 पॉइंट कुछ भी आएगा, तो 7 पॉइंट कम, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, जो कि 6.28 से बड़ा है, मतलब इसको तो ले नहीं सकते। उसी तरह से π/4 प्लस 8 को नहीं ले सकते, π/4 प्लस 9 को नहीं ले सकते, मतलब इधर को कैंसिल। अब इसको हमको चेक करना है, π/4 प्लस 6 को ले सकते हैं क्या, तो चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर में चेक करके बता रहा हूं। π/4 प्लस क्या, 6, तो π/4 माने 3.14/4 प्लस 6। अब इसको हल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0 दशमलव, ये 31 हो गया, तो 4×7=28, मतलब 7 टाइम जाएगा, 7 बार जाएगा, और बाकी को छोड़िए तो ये आ गया। तो हल करेंगे तो ये 6 दशमलव कितना आया, 7, और 6.7 क्या 0 से 2π के बीच में बिलोंग करता है, तो नहीं करता, मतलब 6π प्लस π/4 को भी नहीं ले सकते। तो यहां पर क्या होगा, इसको भी हम लोग नहीं ले सकते, और इससे आगे को भी हम लोग नहीं ले सकते। तो हमारा हल कितना हो जाएगा, एक ये हल, दो हल, तीन हल, चार हल, पांच हल और छह हल। तो यहां पर हलों की संख्या कितनी होगी, छह होगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो त्रिकोणमिति का पार्ट है इतने में खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्यामिति वाले पार्ट से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।